स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंटरव्यू का डिस्कशन है हमारा और हमारा पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उनके सामने जो स्ट्रगल्स हैं, बिल्कुल सर, तो दीक्षा की कन्वर्सेशन से उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। Perfect. ऐसा है। बेसिक क्वेश्चन, कहाँ से आपने सोचा कि सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है? सर ये दिस इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन लगता है। एक्चुअली एक कारण नहीं रहा मेरे स्टार्ट करने का, देयर वर मल्टीपल, लाइक व्हाई आई स्टार्टेड, व्हाई आई कंटिन्यूड एंड देन हाउ थिंग्स एडेड अप। द मेन रीज़न वाज माय ब्रदर, he initiated this, so I started studying, and when I started studying I found it very good. कहीं ना कहीं मैं उसे सीख कर रही थी अपनी लाइफ में। पहले भी आई यूज़ टू बी, वैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट थी बट पॉडकास्ट एंड उसके थ्रू आई यूज़ टू सीख सोशल साइंसेस, but actually when I started reading it was different world, different window opened to me. because in our discussion you were highlighting that you used to watch Study IQ videos back then हाँ when you were जी, in हाँ जी, college. sir. So you had a natural tilt or curiosity towards that. Yes. So guys, we have Diksha Patkar with us. All India rank 88, UPSC Civil Service Exam 2025 फाइनल रिजल्ट। तो कन्वर्सेशन का पर्पस ये है कि आपके जो भी इस तैयारी के दौरान स्ट्रगल्स होते हैं, फ्रॉम बेसिक डाउट्स टू सर्टेन नुआंसेस, जो स्टूडेंट जब स्ट्रगल कर लेता है ना सिलेबस के साथ, तब उसको पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे करनी चाहिए थी। तो फोकस ये रहेगा कि अगर आप 3 महीने 6 महीने स्ट्रगल करने के बाद कुछ चीज़ों को सीखते हैं, तो दीक्षा आपको बताएगी कि उन्होंने उसको कैसे एक्सपीरियंस किया और कब उनको पता लगा कि हाँ अब मैं यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से तैयारी करने लगी हूँ। सबसे बड़ी बात यही है। सो दीक्षा, आपने बताया तो सही कि आपने स्टार्ट कैसे किया, बट जब आपने बताया कि आप स्टडी IQ के वीडियोस देखते थे, ठीक है, उससे एक ये तो था कि ठीक है जनरल अंडरस्टैंडिंग जो भी चल रहा है उसमें मेरा इंक्लिनेशन है, लेकिन फिर आपने P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया। बट बैच ज्वाइन करना और तैयारी को असलियत में करना, उसमें फ़र्क होता है, तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए कि कैसे आपने शुरुआत करी। सर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि सर ने जो बोला स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए टेक अवे है कि सिर्फ जो ये बोल रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है। तो व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस, एग्जैक्टली, इट इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर आप इनके एक्सपीरियंसेस से सीखोगे कैसे इन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कैसे इन्होंने स्टार्ट की जर्नी, क्योंकि पेसिमिज्म हो जाता है कई बार तैयारी करते करते। तो जस्ट गेट इंस्पिरेशन एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम हर, प्लस ऑफ कोर्स द स्ट्रेटजी पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। या प्लीज कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन। Sir, yes, after joining the batch, first thing I did was not look at any other source. I could not actually at that time, and I did not believe in social media so much, so that was good for me. तो मैंने एक ही सोर्स रखा है। आई टुक द लेक्चर्स, मेड नोट्स, एंड पहले भी जो मैंने पढ़ाई की है तो आई हैव अंडरस्टूड दैट इन एनी काइंड ऑफ स्टडी, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डेप्थ। सो आई फोकस्ड ऑन दैट। आई ट्राइड कि जल्दी कवर करके, and then I frequently revise it multiple times, as many times as you can. स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर रिवीजन कितनी बार करना चाहिए? डू यू थिंक कोई एक नंबर बताया जा सकता है कि इतनी बार रिवीजन कर लो? नहीं सर, रिवीजन इज योर रिलीजन, मतलब जब तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है और आपका यही एम है, तो रिवीजन तो करना ही है, उसी से होगा। सर मुझे लगता है अगर दीक्षा के नोट्स उठा के देखेंगे तो उसमें 4-5 कलर के अंडरलाइंस मिलेंगे क्योंकि वो इतनी बार रिवाइज हो जाता है ना। जैसे जो सब्जेक्ट से पॉलिटी आदमी कम से कम 10 बार 15 बार पढ़ चुका होता है जब तक एग्जाम लिख रहा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आंसर राइटिंग का आता है, तो आंसर राइटिंग आपने कब से शुरू करी? स्टडी IQ का जो मैंने बैच लिया था सर, उसमें था ऐसे डेली आप एक दो क्वेश्चन आप लिख सकते थे। एट दैट टाइम अर्लियर इट वाज ऑन ईमेल, तो आई यूज्ड टू मेल 1 क्वेश्चन डेली। तो वो शुरू से ही किया था। पहले बहुत ख़राब लिखते थे, देख के लिखते थे। देख के लिखते। यूजुअली आई यूज्ड टू रीड इट पहले एंड देन राइट, बट बस लिखना था, ये फोकस था, एक क्वेश्चन तो लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस का स्कोर ही आपको आगे लेकर जाएगा, लिखने से ही होगा, और देख के लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली रिवीजन हो रहा है उस बहाने, राइट। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों के सामने कि हम शॉर्ट नोट्स कब बनाएं। जब हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो आप डिटेल नोट्स बनाते हैं, प्लस आपको टाइप नोट्स भी मिलते हैं, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना कंटेंट को,
ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ओवरवेलमिंग लगता है ना कि करंट अफेयर्स में भी इतना कुछ आ रहा है। करंट अफेयर्स पे तो डिटेल में बात करने वाले हैं दीक्षा से, क्योंकि वो आपके कितने सारे मिथ्स को यहाँ पर बस्ट करने वाली हैं। तो शॉर्ट नोट्स। Sir, short notes, it's wiser to make short notes as late as possible. क्योंकि आप कभी कभी when you're early stages में when you're reading, everything is important. You feel कि A B C D and R is and धा भी लिख लेते हैं लोग which is just noise. नॉइस। So जितना लेट हो सके उतना लेट उसको बनाना चाहिए, एंड जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाना चाहिए. द मंत्रा विच आई फॉलोड इज़ कि व्हेन यू हैव रिटन अ वर्ड, उसके आगे पीछे का वो आपको याद होना चाहिए. सो यू हैव टू रीच एट दैट स्टेज व्हेन वन वर्ड रिमाइंड्स यू ऑफ 3 lines बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड. दैट्स व्हेन यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स. वरना लोग जस्ट वो रोट कॉपिंग करने लगते हैं नोट्स में, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम डेफिनेटली. शॉर्ट नोट्स का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज कि हमें रिप्रोड्यूस करने में आसानी होगी. तो जो दीक्षा ने कहा कि नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाउंडेशन लेवल पे जानने के लिए ज़रूरी हैं, बट एंड पॉइंट पे आपको बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी आप लिख ही लेंगे. और ये भी तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स, अगर मान लीजिए दीक्षा ने आपको अपने शॉर्ट नोट्स शेयर कर दिए और आपने सोचा कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे और काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला. रीज़न क्या है? क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों को छोड़ा होगा क्योंकि दैट आर ऑब्वियस टू हर, लेकिन आपके लिए शायद ऑब्वियस ना हो. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इनको स्ट्रगल हो रहा होगा, इन्होंने शॉर्ट नोट्स में लिखा होगा, लेकिन आपके लिए ऑब्वियस हो जाए. तो शॉर्ट नोट्स आपके अपने होने चाहिए. तो इसमें आई वुड ऐड अ बिट सर, जैसे फॉर एग्जांपल दीक्षा हैज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन एंथ्रोपोलॉजी ब्लाइंडली ट्राइंग टू मग अप टॉपर्स नोट्स. प्लस स्पेशली 2 किताबें भी आती है, अक्षत जैन सर की बुक आती है और एक विवेक भासमे की आती है. लोग उनको सर बिल्कुल एज इट इज़ याद करने की कोशिश करते हैं. दे फॉरगेट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट टॉपर हैज़ पुट इन, और उसके बाद उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद में ये लास्ट समरी निकाली है, वो उन्होंने अपने नोट्स में प्रिपेयर किया है, और लोग उसी को याद करने की कोशिश करते हैं. दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट. आई थिंक दैट डज नॉट वर्क, राइट? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं. तो एक बार बेसिक आपने कवरेज किया P2A फाउंडेशन बैच से, फिर रिवीजन का स्केड्यूल क्या था, स्ट्रक्चर क्या रहा आपका रिवीजन का? मतलब वाज इट रैंडम और वाज इट ऑर्गेनाइज्ड कि डेली है, वीकेंड है, क्या? सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने टेस्ट के साथ में उसे कोऑर्डिनेट करके रखा था. लाइक वो शेड्यूल मेरा क्लियर रहता था व्हेन आई हैव टू राइट अ टेस्ट, तो उसके साथ साथ रिवीजन होता था. एंड आई डिड नॉट हैव अ शेड्यूल एक्चुअली, तो मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी, बट आई ट्राइड कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा करती थी मैं. टेस्ट पर ही करते थे या टेस्ट से पहले भी? जैसे टेस्ट है तो उसके पहले आप 3 बार उसको रिवाइज करके 3 जाओ बार रिवाइज कर तो लो टेस्ट से पहले. तो टेस्ट एक्चुअली बना बनाया स्ट्रक्चर है आपके लिए, राइट? तो दैट वर्क्स, राइट? तो एक चीज़ मैं पूछूंगा कि जैसे आप पहले भी मेंस दिया आपने लास्ट ईयर, इस बार भी यू रोट मेंस एंड ऑफ कोर्स यू आर इन द लिस्ट दिस टाइम. व्हाट डिफरेंस यू हैड इन योर प्रिपरेशन दिस ईयर? क्या चेंज किया आपने? पहला. दूसरा, हाउ दी क्लासेस दैट वर पार्ट ऑफ योर MRP, जो आपका जो मेन सेंट्रिक प्रोग्राम होता है, जो SIM होता है, तो उसमें जो आपने क्लासेस की थी, तो वी वर इन टच, तो हमने पढ़ी थी कई सारी क्लासेस, जो सब्जेक्ट्स अपने पढ़े थे. तो व्हाट रोल डिड इट प्ले? जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी, सोशल जस्टिस, IR, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, जनरली जो बहुत सारे बड़े सब्जेक्ट्स भी हैं, छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उन क्लासेस का कितना इम्पैक्ट था इन योर प्रिपरेशन? हाउ यू यूज देम? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग ओवरवेलम हो जाते हैं बहुत सारी क्लासेस देखने से. तो हाउ यू यूज देम इफेक्टिवली सो दैट योर स्कोर माइट हैव बीन रियली गुड इन GS ऑल्सो, क्योंकि अभी तो आपके इतने अच्छे रैंक आई है. the change of compared to previous attempt and this attempt is, पहला है कि we have to analyze कि where we are going wrong. Probably जहाँ मैं गलत हूँ, हो सकता है सामने वाला ना हो, somebody else. So the things are individualistic. My mistakes are mine. So first you have to analyze कि आप कहाँ गलत कर रहे हो. For me, I was not writing clearly, and then my optional was handwriting was not proper. मेरा फोकस था कि ख़त्म करना है, और वो ख़त्म करने के थॉट से जब आप करते हो तो मेरे शब्द वर्ड्स आई यूज टू लीव देम इनकम्प्लीट. तो बहुत कुछ था. सो दैट वाज वन. देन आई न्यू दैट
ऑप्शनल थोड़ा वीक है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. दीज वर द टू मेजर थिंग्स विच आई फाउंड कि करना है काम. और जीएस तो जनरल इम्प्रूव हो ही जाता है. तो राइटिंग के लिए मैंने उसका साइज इंक्रीज कर दिया. तो दैट इंप्रूव करने के लिए यस दैट वर्कड फॉर मी एक्चुअली. पर अभी भी मुझे लगता है डॉक्टरल राइटिंग तो है. हाँ सर, होगी डेफिनेटली. सो हैंड राइटिंग और ऑप्शनल, इसमें आप बेसिकली स्ट्रगल कर रहे थे, इस पर आपने काम किया. Yes. वो कहते हैं ना कि ऐसा आंसर लिखो कि वो समझ में आ जाए. अगर आपने इवेल्युएटर की लाइफ को टफ बनाया तो आपकी लाइफ को टफ बना देगा. सिंपल आंसर जी. अच्छा, दूसरा एक ह्यूमनिस्ट अप्रोच आप अपने आंसर में लेकर आए इस बार, तो उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट करेंगे स्टूडेंट्स के. क्योंकि चैट जीपीटी का जमाना है और एआई में लोग इतना फॉर्मल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं. सो हाउ दैट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वर्कड? सर एक्चुअली मैंने सोचा लॉजिकली कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स वुड आई लाइक टू रीड. Would I want to read an incomplete sentence with an example, e.g., and would I like that, or would I like something written thoughtfully, at least attempted to. Even if you write lesser number of points, but they should be very impactful. It should look like you have put in some effort. आप ऐसे ही नहीं लिख रहे हो लिखने के लिए. तो I thought I'll do what I want to read in somebody else's answers. क्योंकि एक्चुअली एग्जामिनर इतनी कॉपीज चेक करेगा, उसमें हाउ दैट डिफरेंस वुड बी देयर. डिफरेंस. और दूसरा अभी क्या हो गया है कि एक जो अनफॉर्चुनेट है, विच आई गिव क्रेडिट टू आवर कोचिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ, कि उन्होंने इतनी आंसर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन किया है, इतना उसको यूज़ और अब्यूज़ किया है उस फार्मूले को कि यू राइट इन दिस फैशन, यू राइट इन दिस फैशन, यू राइट इन दैट फैशन. तो उसमें लोगों को कहीं ना कहीं मेंस के आंसर वो ऑब्जेक्टिवली लिखने लग गए हैं कि मैं 5-4 कीवर्ड लिख देता हूँ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 1 2 3 4. वो फैक्टर्स इतने प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कई बार कि आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हो, दैट द मैसेज इज लॉस्ट इन योर आंसर्स. एंड द सिंपल पॉइंट इज हाउ वुड एन एग्जामिनर जज यू? The only way to judge you is your copy. Yes sir. And if it is not interesting, if it is not simplistically written, ये मैं हमेशा जैसे स्टूडेंट्स को बोलता था. एक पहले की टॉपर है रिया डाबी, जो टीना डाबी की छोटी सिस्टर है. तो आई रियली यूज टू एडमायर हर आंसर राइटिंग स्किल्स एंड आई रिकमेंड एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. शी राइट्स रियली सिंपल आंसर्स, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो हमें लोडेड आंसर्स के बारे में बोलते हैं इतने पॉइंट्स, और इट इज रियली गुड. हमने पीएसआर ऑप्शनल का जो आंसर राइटिंग बूट कैंप होता है उसमें रिया डाबी के भी आंसर को शो किया. सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कोट, क्योंकि उससे जो एंट्री है इवैल्यूएटर की, मतलब वही इजी कर दिया आपने, स्मूथ हो गई. एक ना इस बात को ना थोड़ा एलेबरेट करते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे आपने कहा ह्यूमनिस्ट, तो ऐसा करते हैं आप एक क्वेश्चन बताइए जिसमें पहले आपकी अप्रोच क्या थी और अब आपकी अप्रोच क्या है. Yes. Like simply saying, I tried to write sentences. Full sentences. हाँ, कभी कभी हो सकता है उसमें एग्जाम्पल ना भी लिखा हो, बट what I want to convey should be conveyed properly. वो मैंने फोकस रखा था. जैसे एक जो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम होती है जो मैंने बच्चों के साथ ऑब्जर्व की, जब भी होता है, जैसे मान लो दीक्षा ने बोल दिया एग्जाम्पल लिखना है, उनके जीवन का मकसद बन जाएगा बच्चों के सब कुछ छोड़ के एग्जाम्पल ढूंढना. वो मेन बात भूल जाएंगे. किसी ने बोल दिया मैंने डेटा यूज़ किया, तो डेटा आप हर लाइन में थोड़ी लिख दोगे, या रिपोर्ट आप हर लाइन में थोड़ी लिख दोगे. तो पॉइंट ये है कि यू शुड यूज़ देम, बट यू शुड यूज़ देम वाइजली. जब टॉपर ने बोल दिया तो उस बात को बिल्कुल ये नहीं मानना है कि बस मुझे यही चीज़ दौड़ना है. वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा जो आप बोलते हो. जैसे जितने भी टॉपर्स ने मैंने आज तक सुना है, हर बार बच्चे आते हैं, हर बार वो आके उसको एक चीज़ पकड़ के लाते हैं कि सर ये उन्होंने बोला डेटा लिखना है. मैंने बोला उन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्या था ये तो समझो. Yes, sir. वही हम मंत्र ढूंढने लगते हैं कि एक मंत्र मिल जाए ना, हम वो से फॉलो करते रहें. बट आई थिंक एवरीथिंग नीड्स इनोवेशन, एंड एवरी कॉपी इज बीइंग चेक्ड बाय डिफरेंट पीपल, एंड प्रोबेबली एवरी ईयर न्यू पीपल आर चेकिंग इट. And a very important thing, all are humans. Very important thing that is there is that this exam is an exam of individuality. सही बात है. Your individuality will matter, how you approach the exam, how you strategized. और आपने बहुत अलग नहीं करना है, लेकिन आपने अपना क्या फ्लेवर था, मतलब what was your style, that is going to matter in the exam, I think. Yes sir, definitely. I think इंटरलिंकेज का बहुत बड़ा रोल है. इंटरलिंकेज को कैसे आपने इस वाले अटेम्प्ट में यूज किया, कुछ बताना चाहेंगे? इंटर सब्जेक्ट सर. यस, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी जीएस में ऐसे आ रहे हैं. यस सर, बहुत रोल है वैसे आई वुड से, बट ये आता है जब यू हैव रेड सफिशिएंट, सिलेबस आपने यू नो थिंग्स, और आपके दिमाग में अपने आप लिंक होता है. तो अगर हम एक्टिवली करेंगे तो इट लुक्स मैकेनिकल. कि स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए. हाँ, वो अपने आप ही आ जाता है व्हेन यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. एग्जैक्टली.
और वो फ्लो में आ रहा है। नहीं तो आप हो सकता है कि आप टेस्ट्स में प्रोबेबली विल बी एबल टू, बट जब एग्ज़ाम मेन में लिखोगे तो हो सकता है ना आए, बिकॉज योर माइंड कैन नॉट थिंक दैट वे। सही। ऐसे ऐसे को लेकर स्माइल आ गई क्योंकि लास्ट ईयर लास्ट ईयर तो ऐसे के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया? हाउ वुड यू गाइड स्टूडेंट्स जो अभी इस समय प्रिपरेशन में हैं, हाउ दे शुड अप्रोच ऐसे? So can I reveal your last year's marks? Yes, please sir. No So issues. she had 87 marks in essay last year and I think she feels कि उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार तो सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली शी हैज गॉट गुड मार्क्स। तो और यहाँ पर ये भी still waiting for the marks. और यहाँ पर ये भी राइडर बता दें 87 मार्क्स का कोई एक्चुअली परफेक्ट लॉजिक नहीं है, हाँ क्योंकि आई हैव सीन एस्पिरेंट्स जिनके जो बहुत ही अच्छे ऐसे लिख रहे थे लेकिन किसी अटेम्प्ट में उनको इतना कम स्कोर मिला और नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा स्कोर मिला। और आप सबको पता है देयर इज ओपेकनेस कि क्या होता है, कैसे मार्क्स मिलते हैं। हमें अपनी तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट्स करने In my हैं। first two attempts, I had 85 marks. In my third attempt, I had 128 marks. So I myself did not know what changed. और कई बार ऐसा होता है जिस अटेम्प्ट में आपने बहुत अच्छा किया होता है उस अटेम्प्ट में आपको थोड़ा कम मिले, इस बार आपको लगा कि यार ठीक करके आया हूँ, इस बार अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है? Absolutely. तो ऐसे को लेकर आपकी अप्रोच? सर ऐसे का पहला जो था, देयर वाज अ हिस्ट्री टीचर हियर, जवाद काजी सर, हिस्ट्री पढ़ाया था उन्होंने हमें, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया था ऐसे के लिए, तो ही वाज क्वाइट गुड। वो 2023 में ही शायद हाँ, लिया था उस अटेम्प्ट में आप थे। एंड आई वाज राइटिंग वेल ओनली, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था ऐसे में, प्रॉपर फ्लो एंड एवरीथिंग, बट मार्क्स आए नहीं पता नहीं क्यों। बट आई डोंट नो, आई मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी कि व्हाट चेंज्ड और अभी कितने मार्क्स आए ये भी नहीं। What should a beginner do? मतलब अगर मान लो कोई लिखना चाह रहा हो ऐसे, जो सीखना चाह रहा है, जो मेंस लिखेगा आगे, या तो what is your word for him? आई थिंक डोंट कॉम्प्लिकेट इट, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हो सकता है जो स्ट्रक्चर यू आर बीइंग टॉट प्रोबेबली इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। बी इनोवेटिव। वो चाहते हैं कि आप यू आर इन योर 20s, तो आप कैसा एक यंग बॉय यंग गर्ल, हाउ विल दे थिंक? दे डोंट वांट अस टू बी थियरिस्ट्स, Very good. सो keep it simple, I would say. And I think your whole approach and your personality, everything has been so simple, and that has worked for you. Right? Probably sir. I think that it works क्योंकि लोग बहुत अभी जो general tendencies to complicate things, and we are living in an information age. There is so much information to grasp and process. तो मुझे लगता है कि ऐसे में कौन उस प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके सिंपल लिख लेगा, वो मैटर करता है एग्जाम में। But in every field, leaders have this quality just to simplify things. हर एक फील्ड में यही है, कितने से कितने कॉम्प्लेक्स टास्क को उसको एक्शनेबल स्टेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा तो पॉलिटिशियंस हर कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात को एक स्पीच में लोगों को मैसेज पहुंचा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। दे आर एबल टू डू दैट। इसके बाद नेक्स्ट इशू आता है परसिस्टेंस। आप 23 में आए थे P2I फाउंडेशन बैच में, फिर एक साल आपकी जर्नी रही, फिर आपने P2I एडवांस लिया, फिर MRP, देन P2I एडवांस, फिर MRP। तो मतलब इतने लंबे समय तक स्टडी IQ, ठीक है, टीम वाज देयर, बट इट वाज योर एफर्ट्स, योर कंसिस्टेंसी। मतलब वो कैसे मैनेज रखा? जो डाउन वाला टाइम आता था जब लगता था कि शायद छोड़ देते हैं, कैसे होगा, ऐसे कुछ टाइम्स हैं? छोड़ने का थॉट तो नहीं आया सर, छोड़ने का नहीं आया। ग्रेट और ये भी नहीं आया कि नहीं होगा। ग्रेट। when I started I had this कि there was just one goal, I had no plan B. नो प्लान बी। Which is very good क्योंकि जो दो नाव में सवार होते हैं वो जनरली थोड़े फंसे रहते हैं। वैसे मेरे पास बैकअप था, बैकअप कह सकते हैं उसको, बट ऐसा नहीं था, आसान नहीं होती उसमें। बट ऐसा नहीं था कि ठीक है वो तो है ही, ऐसा आइडिया था नहीं दिमाग में। आई थिंक कि एक आपका परसुएंस जो है वो सिंगल फोकस्ड होना चाहिए। तो सर छोड़ने का तो नहीं सोचा, बट यस डाउनफॉल्स तो आए थे, बट आई वाज लकी टू हैव मेट गुड पीपल अलोंग। एंड लाइक फॉर एग्जांपल मेरी रूममेट थी लास्ट ईयर दिव्यांशी। मेंस जब मैं लिख रही Definitely थी, last year student. दिव्यांशी, शी इज़ Final rank. IRS अभी, एंड I would say that meeting her was one of the turning points in my journey. It was quite enlightening. बहुत हेल्प किया उसने मुझे। दिव्यांशी इनहेरेंटली शी इज सो हेल्पफुल क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी शी वाज हियर विद अस टिल शी जॉइंड द ट्रेनिंग इन अगस्त आपके मसूरी में, और पूरे 4 महीने तक शी गाइडेड ऑलमोस्ट एवरीबडी, जो भी जिसको भी गाइडेंस चाहिए था। तो ये क्योंकि टॉपर लोग अभी ग्लैमर में होता है कि सिलेक्शन में सेलिब्रिटी हो जाता है आदमी,
बट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट शी पुट इन फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स की मैंने जो झेला है, मुझे आगे ये ट्रांसफर करना नॉलेज, रियली अमेजिंग। फिर स्टडी आई क्योंकि टीम जो MRP में रहती थी, निक्की मैम, आकाश सर, सब ने हेल्प किया हमें उस दौरान। MRP इज मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। हाँ जी सर, मेंस यहाँ वी गॉट अ वेरी गुड फैसिलिटी टू स्टे एंड इट वाज ऑल फॉर फ्री इन द सेंस व्हाट वी पेड इन द बिगनिंग, दैट वाज फाउंडेशन के साथ ही में। हाँ सर। बेसिकली होता है जैसे ही कोई P2 में एडमिशन लेता है तो अगर जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर Prelims होता है qualify तो होगा दे गॉट MRP मींस यू कैन रेजिडेंशियल डू एंड हाँ, अच्छा मेंस का पूरा फोकस पूरा फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग इज तो जो देयर। दिल्ली में वो है कि आके रहना है, आपको केवल बैग everything will be उठाना taken care है, of. आना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, फैकल्टीज मेंटर्स वी आर देयर। वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था आई वुड से, क्योंकि प्री निकलने के बाद एवरीबडी इज़ इन अ रश कि अब जाके दिल्ली में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, बट इन द बिगनिंग इट सेल्फ हमको क्लियर था कि क्या करना है। मतलब you had a buddy to can who will take care of things. Yes. right? मेन बात है वो टाइम इतना क्रूशियल है, 88 डेज लगभग, और उसमें आपको प्रिपेयर भी करना और यहाँ के सेट। और सर उसमें मान लो आईडी कार्ड खो जाए एग्जाम से एक रात पहले तो देयर इज वन स्टोरी दैट शी वाज नरेटिंग कि इनका आईडी कार्ड खो गया रात को एग्जाम से पहले एंड हाउ निकी मैम हेल्प्ड हर, तो प्लीज कैन यू टेल इट टू आवर व्यूअर्स। यस सर, डेफिनेटली। व्हाट हैपेंड वाज, पता नहीं, इट हैड नेवर हैपेंड, मेरे पास हमेशा मेरा आधार कार्ड होता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट नाइट आई कुडंट फाइंड इट एंड आई वाज शॉक्ड एट नाइट at night 10 p.m. सुबह ऐसे and करना है। I was so Exam. I would say I was so ignorant. अभी भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है सोच के, बट देन कि मैंने सोचा I was actually supposed to check everything in the morning itself, but मुझे लगा हमेशा होता है, I never miss it, तो होगा ही, तो मैं रात में देख लूँगी। और when I checked the things तो नहीं मिला मुझे। देन आई वॉज ऑल शॉक्ड। अब मुझे लगा मॉर्निंग में ही कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि रात को तो कोई प्रिंट आउट वगैरह कोई इशू 10 PM तो सारी शॉप्स भी बंद हो जाती हैं। देन फिर मुझे एक रे ऑफ होप थी, मैंने निक्की मैम से बोला, मैम नहीं मिल रहा है मुझे कार्ड, तो फिर शी इज़ लाइक कि तुम ये मत सोचना कि नहीं मिल रहा है तो तुम दुखी होगी, डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट गिव मी द PDF, बाकी मैं सब अरेंज करूँगी, तुम सो जाओ। शी डिडंट इवन वंस से कि कैसे खो दिया। एक सबसे बड़ी बात ये है। कॉमन क्वेश्चन ना, मैंने भी किसी से पूछा होता अगर कि तुम आधार कार्ड कैसे खो सकते हो एग्जाम के एक दिन पहले, बट देन शी वाज वेल अवेयर दैट ऐसा बोलने से भी स्ट्रेस हो सकता है, लाइक शी इज ऑलरेडी फेसिंग। तो अभी मान लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ होता और तुमने ये शेयर किया होता इस प्लेटफॉर्म पे, तो लोग तुम्हें जज कर लेते कि अरे एग्जाम देने जा रही है यूपीएससी का और आई कार्ड खो दिया। हाँ सर, वो नहीं, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अभी शी इज गोइंग टू IAS, तो ऐसी सिचुएशन दूसरे लोगों के साथ भी होंगी, तो शी हैज She'll be दिस sensitive. ना, शी विल बी सेंसिटिव कि हाँ यार मेरे साथ भी देखो किसने अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आई एम गोइंग टू बी सेंसिटिव। डेफिनेटली सर। तो फाइनली निकी ने सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया और शी मोबिलाइज्ड द होल टीम, नॉट जस्ट द टीम हियर, like her friends and everybody, जहाँ पे भी शॉप खुली हो। तो अल्टीमेटली वी गॉट 3 आधार कार्ड्स का फोटोकॉपी, all cut, laminated, ready. Diksha's optional subject is anthropology and I teach anthropology, so we were in touch before the mains examination. So she used to come with answers कि सर ये आंसर लिखा है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, इसको क्या करना है, इसको और क्या बढ़ाना है, तो all those questions were there like any aspirant would have before selection. तो one, how you prepared for anthropology, मतलब 2-3 बातें करेंगे इस बारे में। How you prepared for the anthropology. 2, how you improved your score from last year's score. What was your score last year? इस साल तो डेफिनेटली इट माइट हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि मुझे पता है कि यू वर राइटिंग रियली गुड आंसर्स और रैंक भी आई है, तो उससे बड़ा वैलिडेशन तो कोई है ही नहीं, मार्क्स आ ही जाएंगे मंडे ट्यूसडे तक। तो हाउ यू वर्कड ऑन दैट और व्हाट इज योर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू चूज एंथ्रोपोलॉजी? प्रीवियस अटेम्प्ट में एंथ्रोपोलॉजी वीक था मेरा, कितना स्कोर था लास्ट ईयर? 240 था। 240 मतलब 40 मार्क्स का, और 40-50 मार्क्स का स्कोप था। बट वो 240 भी आई वर्कड वेरी हार्ड। अब मैं रिकॉल करती हूँ तो एट दैट टाइम आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि मुझे पता था कि यही वीकेस्ट पॉइंट है। बट वो तब भी it could be stretched till 240 only because my concepts were not clear. अंडरस्टैंडिंग मतलब हाँ सर, वो थोड़ा एनालिसिस तो चाहिए होता है ऑप्शनल के लिए। So my brain was not working in a flow for that. वो इंटरनलाइज नहीं हुआ एकदम। हाँ सर। और दूसरा एंथ्रोपोलॉजी की इमेज भी खराब है थोड़ी,
कि ये है रट्टा मार के चले जाओ तो वो मुझे लगता है यू देन डिफाइड दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये है सर कि ये एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, इसको याद कर लो। और मतलब हर आदमी के साथ एंथ्रोपोलॉजी के साथ प्रॉब्लम, मैरिज एक टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी में, और मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी पहले, आजकल तो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में चूज करते हैं, पहले एंथ्रोपोलॉजी यूज्ड टू बी द सेकंड वाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर दे गॉट डिवोर्स फ्रॉम द फर्स्ट सब्जेक्ट कि मैंने ज्योग्राफी लिया, मैंने ये लिया, मेरे इसमें मार्क्स हैं, अब मैं एंथ्रो ले लेता हूँ। तो उस वजह से इसकी इमेज इतनी खराब हो गई है सब्जेक्ट की कि पीपल वांट टू चूज दिस सब्जेक्ट, बट प्रिपरेशन का तरीका वही दिमाग में चल रहा है लोगों के कि शॉर्टकट 1 महीने में पढ़ लेता हूँ, 1.5 महीने में पढ़ लेता हूँ, 2 महीने में पढ़ लेता हूँ। इट डजंट वर्क दैट वे। हाँ, इट डजेंट वर्क दैट वे सर। आपको कॉन्सेप्ट्स तो समझना पड़ेगा। एंड दिस ईयर मेंस द क्वेश्चंस वर क्वाइट एनालिटिकल, इंटरलिंक्ड। बिल्कुल, इस बार तो कॉन्सेप्ट जो मैंने फिर माय अप्रोच वाज टू स्टडी वेल, लेक्चर्स मैंने लिए और फिर मुझे थोड़ा क्लियर हुआ। देन आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स। तो मैं जब सर से मिलती थी तो सर ने एक चीज़ कही थी कि सिंपल लिखो, कीप इट सिंपल। फिर सर ने मुझे टॉपर्स की कॉपीज़ भी शेयर की थी, सी हाउ दे आर राइटिंग, दे गॉट 300 प्लस। हर आदमी को लगता है कि यार टॉपर पता नहीं क्या लिख देता होगा। सही बात है। उनको लगता है टॉपर पता नहीं कोई भगवान है और उसने कुछ और लिख दिया होगा, जबकि बिल्कुल वेरी नॉर्मल आंसर्स, वेरी नॉर्मल। बट द पॉइंट इज उन्होंने उन चीज़ों को इतना आराम से उनके इंटरनलाइज्ड है कि अगर उनसे पूछोगे एकदम बिल्कुल फ्लो में, एकदम सिंपल तरीके से वो लिख देंगे। और नॉर्मल आदमी पढ़ेगा जिसका चाहे वो सब्जेक्ट ना हो, उसको पढ़ के लगेगा लिखा तो अच्छा है, चाहे मुझे सब्जेक्ट मैटर नहीं पता है। हाँ सर, तो वही आई अप्लाइड इन एंथ्रोपोलॉजी, केप्ट इट वेरी सिंपल, एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे भी पॉसिबल है एग्जाम्पल भी एक्सप्लेनेटरी लिखना इज़ बेटर। वेरी गुड। यहाँ एक लाइन में लिखना आई वुड मतलब फार्मूला आंसर राइटिंग नहीं करनी है अपने को, अननेसेसरी। लाइक वी डोंट नीड कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, वी नीड डेली एग्जाम्पल्स। जो सब लिख रहे हैं प्रोबेबली वो भी चलेंगे, बट इट शुड शो दैट you have understood the example, you are able to link it with the point. And this understanding is applied across options as well as GS. yes. PSR में सर लास्ट ईयर शक्ति उनके आंसर्स देखो आप, और हमारे बैच में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं PSR ऑप्शन में जो टेक्निकली बहुत सुपीरियर आंसर लिख रहे हैं, और वो जब उनको दिखते हैं कि यार ये तो इतने सिंपल आंसर्स हैं सर, वो फिर AIR 5 इतने सिंपल आंसर्स हैं, तब उनको लगता है कि यार हम तो सर सिंप्लिसिटी का ही खेल है इस एग्जाम में। क्योंकि आप समझ रहे हो, जैसे मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कई बार बच्चों को, जैसे बच्चों को लगता है कि जैसे जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं कई लोग, तो इंटरव्यू लगता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के लिए एकदम स्पेसिफिकली, और वो हिंदू को इन डेप्थ पढ़ रहे होते हैं। आप सिंपल बात समझो, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू द UPSC रोज जा रहा है, ही हैज़ अ डेली लाइफ, ही हैज़ थिंग्स टू डू, एंड द ईजिएस्ट न्यूज़पेपर इन देयर हैंड्स इज टाइम्स ऑफ इंडिया है ना। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया लगता है मैं UPSC का एस्पिरेंट टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे पढ़ लूंगा, मतलब मैं ये इतनी छोटी चीज़ थोड़ी पढ़ूंगा मैं। तो ये दिमाग में होता है ना, क्योंकि शुरू से आप सोचो कि उस आदमी की पोस्टिंग त्रिपुरा रही होगी, कभी उनकी पोस्टिंग कहीं रही होगी, तो वहाँ पे द ईजिएस्ट थिंग दैट दे वुड गेट ऑन देयर हैंड्स इज दिस। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है ये बहुत एक बेसिक करंट अफेयर्स पे अपनी प्लीज अप्रोच स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। लास्ट ईयर जो मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें करंट अफेयर्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, एवरी मंथ जो मंथ वाली। लेकिन तुम कह रही थी ना कि करंट अफेयर्स ही है एग्जाम, इसके अलावा और कुछ नहीं है कि बस जो करंट अफेयर पढ़ेगा वही आगे जाएगा। बट इस जैसे लास्ट ईयर सर आई वॉज वेरी डिटेल्ड, all highlighted, revised like 10 times both before pre and mains, सब मैंने किया था। बट जब मैंने उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एनालिसिस किया तो इट इज़ क्वाइट यूजलेस कि आप 110 पेजेस की एक बुक पढ़ रहे हो मंथली, 800-900 हो जाते हैं और 1000 पेज याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड जो चीज़ आपको जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, और वो 1000 पेज की करंट अफेयर्स पढ़ने से कितना बेनिफिट मिल रहा है। इट इज़ आई वुड से दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही पढ़ो। तो दिस ईयर आई डिड नॉट रीड इट। दिस ईयर यू डिड नॉट रीड करंट अफेयर्स मैगजीन्स नहीं पढ़ा मैंने सर, मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर। वेरी गुड, यू केप्ट इट सिंपल राइट। यस, आई केप्ट इट सिंपल। कहीं कहीं जैसे अगर वो जो 365 जो आती है वो पढ़ सकते हैं, बट दैट टू वेरी सेलेक्टिवली। आप जैसे कोई टॉपिक है विच यू हैव नॉट रेड बिफोर, वो नया है तो यू कैन रीड दैट बस, एंड इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग इट इट्स ओके। और मेंस में तो मुझे लगता है कि मेंस तो पूरा थीम बेस्ड है। मेंस में तो करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं अलग से, जो आपका पुराने पे बिल्डअप करेगा। वो अल्टीमेटली थीम आई है और वो थीम करंट से जुड़ी होगी, बट उसमें बस आपको सप्लीमेंट करना है उस कॉन्टेक्स्ट। सर मैं एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कई बार ना कि जैसे प्री के क्वेश्चंस हैं,
तो मान लो पॉलिटी जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो प्री में वो पूछेगा कि सर ये क्वेश्चन आया इस बार गवर्नर पे, गवर्नर न्यूज़ में था। भाई गवर्नर पॉलिटी का वैसे ही कोर टॉपिक है, सही बात है। तुम न्यूज़ पढ़ो ना पढ़ो वो वैसे ही आएगा एग्जाम में। ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना लोग हाँ, हाँ। कि ये करंट से था, 80% पेपर वॉज करंट, 50%, अरे करंट होता है नो डाउट, हाँ। कुछ चीजें होती है, कुछ जैसे आपका IR में करंट ही आएगा, सही बात। उसमें और कुछ आ नहीं सकता सही। है, तो वो एक अलग डायरेक्शन है, लेकिन इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस, बी इट प्री और मेंस। यस सर, आई फील दैट नॉइस को बंद कर देना ही अच्छा है. सो द नॉइस कुड बी विजुअल, रिटन, और social media, auditory, your friends, the sources of advice as well as sources of study, they should be limited. हाँ, ज़्यादा लोगों से ज्ञान लेते तो भी फंस जाते हैं कई लोग रोज ज्ञान लेते हैं। Social media, you were off social media, right? I was not off, I would say. I used WhatsApp. मैंने सब किया है सर. आराम से जीवन जिया है। सो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि मतलब जो भी स्टीरियोटिपिकल अप्रोच है उन सबको ब्रेक करके एकदम आम जीवन। यस सर, डेफिनेटली सर. उसका ज़रूरत भी नहीं है कि आप एकदम आइसोलेट हो जाएं, ऐसी जरूरत नहीं है. नहीं कई है, बार नहीं अपने है, आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हम करने लगते हैं और उस चक्कर में जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते. सर मेरे Sir, कितना we ज़्यादा है want कि to- जो 12 घंटे पढ़ता है वही पास होता है, जो एग्जाम दे रहे जो UPSC पास होता है वो ये नहीं करता, वो ये नहीं खाता है। मीडिया की बाइलाइंस यही होंगी. दीक्षा से पूछेगी मीडिया और दीक्षा बाइलाइन लगा देंगे कि दीक्षा जो है 14 घंटे पढ़ती थी रोज. हाँ, exactly, वो मीडिया ऐसे होता है। दीक्षा देखी मैं कब पढ़ती थी भाई. पॉसिबल. मैंने ट्राई भी किया सर कि मैक्सिमम देखते हैं कितना आप पढ़ पाते हो. इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी 14 आवर्स. इफेक्टिवली 6 आवर्स और 8 आवर्स आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो, बट हाँ आप बैठे रह सकते और वो एग्जाम में तो पढ़ते ही है ना सब लोग। लास्ट टाइम पे तो एकदम आते आते आदमी बस पढ़ ही रहा होता है, जब भी नींद खुली बस पढ़ रहा है आदमी। इफेक्टिवली पढ़ना मेन चीज वो है. और 6 से 7 घंटे हो. तो इफेक्टिवली. वो एनालिसिस ड्यूरिंग द स्टडीज़ कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके आंसर में उतर रहा है कि नहीं, वो भी ज़रूरी है. सो इट्स नॉट वन वे थिंग. आपको इट्स अ सर्कल कि आपको फीडबैक लेना है अपने से, वो फीडबैक को अंडरस्टैंड करके स्टडी में लेके आना है, और जो स्टडी किया है उसे वापस से आंसर में इम्प्लीमेंट करना है. बिल्कुल. तो इट हैज़ टू बी अ सर्कल. जस्ट आई वुड से वन थिंग कि एंड इफ यू एग्री विद मी जस्ट से यस कि यू एग्री। बच्चे स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, इतना ज़्यादा वो एक दिन में बहुत कवर करने की कोशिश करते हैं। अखबार भी पूरा कर लूँगा और ये आज पूरी आधी किताब भी पढ़ डालूंगा और ये सब्जेक्ट भी कर लूँगा, ये सब भी कर लूँगा, लेकिन वो लास्ट में आते तो बर्नआउट हो ही जाता है शाम तक तो, और फिर वो 3-4 दिन पढ़ाई नहीं होती इस चक्कर में कि जो भी पढ़ा कुछ तो याद ही नहीं है। इससे बेटर मुझे लगता है कि 1 या 2 टॉपिक पढ़ो रोज़ के शुरुआत में, ताकि वो 2 टॉपिक आपके दिमाग में बस जाएं, और फिर बाद में वो जो 2 टॉपिक आप धीरे धीरे करते जा रहे हो वो आपके इंटरलिंकेज बनते चले जाएंगे और खुद ही वो आपके इंटरनलाइज, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। डोंट ट्राई फॉर द रैपिड स्पीड इन द बिगिनिंग. डू यू एग्री मतलब विद दिस? यस सर. मुझे लगता है कि स्पीड अंडरस्टैंडिंग से ही बिल्ड होती है. सही बात. सो एज यू सेड कि पहले दिन तेज भाग रहे हैं और फिर नीचे गिर गए। सर, डेफिनेटली आई एग्री. अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग दीज डेली क्लासेस, जो GS फाउंडेशन बैच की आप क्लास थी और फिर ऑप्शनल भी आपको पढ़ना होता था, डेली सेल्फ स्टडी को कितना टाइम आप देते थे? सर स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी कम ही होता था, टू बी ऑनेस्ट. आई Classes वगैरह बहुत वाज ज़्यादा होती हैं। हाँ सर, आई वाज मेनली फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस. बट जब हो गया था कंप्लीट तो रिवीजन होता था सर. तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रोज मतलब इस डिलेमा में रहते हैं कि यार मैं GS की क्लास कर रहा हूँ, ऑप्शनल की कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स प्रोग्राम का जो 1 घंटे का सेशन होता है वो भी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ. मैं कहता हूँ जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर लो, और अगर कर रहे हो फिर टेस्ट से पहले आप रिवाइज कर लो. जैसे दीक्षा ने आपको बताया 2-3 बार एटलीस्ट आपने रिवाइज कर लिया, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो इट विल वर्क फॉर यू. And so the point is कि when you're starting for the first time, तो आप your first task is to get acquainted with all the subjects. Yes. कि जब आप क्लास सुन रहे हो, पॉलिटी सुन रहे हो, आप IR पढ़ रहे हो क्लास में, सोसाइटी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, तो आप उससे आप इतना एक्वेंटेड हो जाओ कि आप सबसे टच में आ गए हो. ऐसा ना हो कि यार आपने जब पढ़े और आपको लग रहा है कि यार ये पंचायती राज के बारे में तो आज तक सुना ही नहीं है, मतलब या सेक्युलरिज्म क्या होता है तो सुना ही नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. सो वंस दैट पार्ट इज देयर कि आपने एक रिसेंटली सबसे इंट्रोड्यूस हो गए सब्जेक्ट से, तो फिर व्हेन यू विल रिवाइज तो दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू पिक द मोमेंटम और आप इंप्रूव करोगे, और फिर वो वैल्यूडेशन वो सब चीज़ें बाद में होती रहती है अपने आप से. डेफिनेटली सर. वो लोग शुरू में ही डर के छोड़ देते हैं कि वो छोड़ा, और फिर वो छोड़ने से जो नुकसान होता है वो कभी भरपाई नहीं होती. हाँ सर, वो एक बार छूटा तो फिर छूटा वो तो छूटा छूटा ही ही रहता है. और क्लास में जैसे देखता हूँ, जैसे स्टडी आई मेनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में, अभी ऑफलाइन है, सब जगह आ गया है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन लेते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है. आई ऑलवेज टेल देम कि इफ़ यू आर टेकिंग ऑनलाइन बैच,
ट्राई टू अटेंड द क्लास डेली। अगर आपने वो छोड़ दी और अगर आपने देखा कि मैं 3 दिन बाद ये लेक्चर इकट्ठे करके देख लूंगा, वो कभी नहीं होंगे। बिल्कुल। क्योंकि सर हमारा एक्सपीरियंस है, जब हम 2011 में मैंने तैयारी शुरू की थी, तो न्यूज़पेपर रीडिंग वाज द ओनली सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, जो आज भी ट्रू है, बट अब बच्चे करते नहीं, थोड़ा सा भागते रहते हैं इससे। न्यूज़पेपर आता था हिंदू, और वो होता था कि पढ़ना है, फिर हम आज 3 दिन का छूट गया, फिर वो 3 इकट्ठे हो गए, फिर 10 इकट्ठे हो गए, फिर वो 11 इकट्ठे हो गए, फिर वो आदमी देखता है कि आज का पढ़ूं या वो 11वें दिन वाला पढ़ूं, पुराना वाला, और उसी में फंसा रह जाता था हमेशा, एंड वो हमेशा गड़बड़ होती है। तो बस जस्ट बी देयर, जस्ट बीइंग देयर इज इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है क्लास अटेंड करो, लाइव करोगे तो आपको वैसे ही अच्छा लगेगा, मतलब हैबिट बन जाएगा। यू कैन इंटरेक्ट। सर यू हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, Yes, तो yes. आपको ये एक्सपीरियंस होगा, जो लाइव आता है उसको बहुत फायदा होता है, मुझे लगता है। Any message that you want to give to our aspirants who are watching this session right now? Sir, my message is simple. Keep it simple. Just keep it simple. Don't complicate. Don't take in noise. And keep one source. Just one source. किसी ने हो सकता है 19 की जगह 20 पढ़ा दिया हो या 21 पढ़ा दिया हो, बट is that 20 and 21 going to affect you? Is it going to are you going to be able to remember that? और अगर आपने कर भी लिया, लिख भी दिया, तो क्या उससे आपको सिग्निफिकेंटली हाई मार्क्स मिल जाएंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे? तो ऑल दैट काइंड ऑफ एनालिसिस इज डन। आप अगर कांस्टेंट फोमो में रहोगे तो इट इज़ ओनली हार्मफुल। नहीं, ये बिल्कुल कई सही। बार ऐसा होता है ना कि सुबह होती है किसी एक कोचिंग के नोट्स के साथ, शाम किसी और कोचिंग के नोट्स के साथ, कंफ्यूज। राजेंद्र नगर जैसे जो अपना हब है वहाँ पे, तो मंडी में आदमी सुबह निकलता है चाय पीने, आता है 3 मैगजीन लेके और वो रोज है एक हर सब्जेक्ट की नई किताब उठा लेता है। क्यों लगता है ये ठीक लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है, फिर आगे लगता है अरे यार ये तो मजा नहीं लाता हूँ, और वो इतना एक स्टैक इकट्ठा हो जाता है यूजलेस चीज़ों का, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ कि जैसे यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, तो विच इज़ लाइक इवन नागर सर आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, तो फीमेल कैंडिडेट्स के थोड़े स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जनरली द फैमिलीज आर नॉट वेरी सपोर्टिव, और जो एक जनरल परसेप्शन है कि भाई मेल जो होता है उनको प्रेफरेंस होती है कि भाई आप बेस्ट करो, यू शुड बी करियर फोकस बिकॉज फीमेल्स शुड बी अ लेसर बिट, या उनके कुछ लोगों ने फिक्स कर रखे हैं कि आप ये वाले करियर्स चूज कर लो, तो या फिर इतना ही टाइम है फिर शादी करने का प्रेशर है। तो वो जो बैरियर है उसको हाउ टू फाइट दैट थिंग, एंड यू हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, बट पीपल हु डोंट हैव दिस सपोर्टिव फैमिली, तो आई थिंक वन मैसेज शुड बी टू द पेरेंट्स and second should be to the students who want to pursue this goal or any goal for that matter, not just UPSC, कोई भी करना चाहते हो, तो what is your message for them? Sir, what I have understood about this whole situation is that somewhere the barriers are created, and women and girls, they accept the barrier. Their acceptance is the bigger problem. Yes, the acceptance is the biggest problem, in fact. So I think there is no need to fight anybody or anything. I would say just go for it, do it, start it, just start it, and you'll see that when you start it with determination, you'll meet people who will support you also. तो वो support नहीं होना, वो शायद पेरेंट्स या सोसाइटी के दिमाग में ऑलरेडी है. We don't need to confront it and fight it. We just need to walk. And when people see it, they are also humans. When they see it, they'll support you. तो मतलब अगर कोई तैयारी करेगा और पास हो जाएगा तो सब अप्रिशिएट ही करेंगे बाद में. हाँ सर, डेफिनेटली. कोई वो बात याद नहीं रखेगा हमने मना किया था, हमारी बात क्यों नहीं मानी. आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, तो उसको जैसे इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट में, फाइट में ना ज़ाया करें. उस एनर्जी का इस्तेमाल पढ़ने में, आगे बढ़ने में इस्तेमाल करें, और जिस दिन रिजल्ट आएगा सबको पता लग ही जाएगा. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हाउ calm and composed you are, and you have been that way even before the mains examination. बहुत ही मतलब cool, एकदम easy, very good. So many congratulations Diksha. Thank you sir. And when you are going to get district posting, तो मैं और मंगल सर आएंगे. बिल्कुल ठीक है. डेफिनेटली. DM house, और we'll have treat from you there. Definitely sir. I'll be happy to host I you. hope you do wonders for these services. Want to be part of them. Thank you sir. Thank you. Absolutely. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.